हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हमने ग्रुप 16 एलिमेंट शुरुआत किया था। उसमें हमने बात किया था उसके कुछ जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे उस पर हमने चर्चा किया था और अपना क्लास जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर छोड़ा था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है या जो आपका सीरियल नंबर 9 था वह केमिकल प्रॉपर्टीज था। तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसकी कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, फर्स्ट करा है बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, कि जब ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बच्चों ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्राइड्स बनाएंगे। और ये हाइड्राइड का फॉर्मूला किस तरह का होगा या इसका टाइप क्या होगा? तो बच्चों वो होगा H2E। क्या होगा? H2E। जैसे आपने पिछले ग्रुप में भी देखा था, सेम वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ के जो हाइड्राइड्स होंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स होंगे वह बच्चों किस टाइप के होंगे? H2E टाइप के होंगे। जहाँ पर E बराबर क्या हो गया? तो वही ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे हो गए। जैसे आप मान पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे H2O हो जाएगा, H2S हो जाएगा, H2Se हो जाएगा, H2Te हो जाएगा, H2PO हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्या करेगा? ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये बच्चों जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ये हाइड्राइड्स सामान्यतः क्या होते हैं? आपको एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो बच्चों इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से होगा कि मतलब H2O, उसके बाद क्या हो जाएगा? H2Se, मतलब H2O क्या है आपको? लेस एसिडिक है देन H2Se, और H2Se क्या है? लेस एसिडिक है देन H2Se, और उसके बाद H2Se क्या है? लेस एसिडिक है देन H2TE टेलोरियम, और H2TE क्या है? लेस एसिडिक है H2PO। मतलब ये जो पोलोनियम के जो हाइड्राइड्स है वो मोर एसिडिक है और ये जो H2O है ये क्या आपको? लेस एसिडिक है। तो बच्चों इसका यह ट्रेंड बन जाता है। बच्चों इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्राइड का वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या ऊपर से देख रहे हो? ऊपर में क्या था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन जैसे आप पोलोनियम की तरफ आ रहे हो तो देख रहे हो कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। पूछेगा भाई क्यों बढ़ रहा है? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि साइज ऑफ ई, मतलब ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट के जो साइज है वो बच्चों इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों इसका है रिड्यूसिंग पावर। अब इसका रिड्यूसिंग पावर का क्या ट्रेंड बनता है? तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर का भी ट्रेंड सेम बनता है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसके हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा दिया है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो उसका हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो रहा है? आपको बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। इसके अलावे इंथैल्पी जो है, जो हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट है और हाइड्राइड है उसके बीच में जो एनर्जी होगा, जो बॉन्ड बनेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा बॉन्ड में ना। तो वो जो एनर्जी होगा बच्चों वो क्या हो रहा है? घट रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आने पर उसका साइज बढ़ रहा है। अगर छोटा साइज होगा तो क्या होगा? उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रखेगा। अगर उसका साइज बड़ा हो गया तो बच्चों जैसे ही साइज बड़ा हो जाएगा तो उसके बॉन्ड में क्या होगा? बहुत कम एनर्जी होगा, बहुत कमजोर होगा, जल्दी टूट जाएगा आपको। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है और उसके अलावे उसका जो इंथैल्पी है वो घट रहा है। इन सभी कारणों से क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ये ट्रेंड हो गया। अगला बच्चों इसका है थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों क्या हो रहा है? वो उल्टा हो जाता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। मतलब H2O है उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? क्योंकि वह छोटा होता है। इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है, मजबूत होता है। इन कारणों से बच्चों क्या होगा? H2O का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वह क्या होगा? हाई होगा, और H2PO का क्या होगा? आपको लो होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बात लिखा दिया है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करेगा? बिकॉज ग्रुप 16 एलिमेंट और जो हाइड्राइड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसका इंथैल्पी घट रहा है। जैसे बच्चों उसका इंथैल्पी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। तो ये हो गया आपको ये।
नेक्स्ट बच्चों हो गया अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि जब ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, तो कह रहा है कि वह EO2 और EO3 टाइप का ऑक्साइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, EO2 और EO3 टाइप का यह ऑक्साइड्स बनाता है। अब जैसे देखिए क्या हो गया, यहाँ पर O3 हो गया। जब मान लो जो यहाँ पर क्या है EO2 है और E का वैल्यू आप O दे दोगे तो क्या हो जाएगा, EO3 हो जाएगा। अब E के जब मान लो दे दोगे S तो क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, O3 और SO3 क्या होते हैं, इसमें बनते हैं। आपको इस O3 और SO2 क्या होते हैं बच्चों, गैसेस के रूप में होते हैं। बाकी जो भी ऑक्साइड बनाएगा बच्चों वह क्या होते हैं, आपको सॉलिड्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, गैसेस हो गए, और जो दूसरे होंगे वो क्या होंगे, आपको सॉलिड्स होंगे। जैसे हो क्या हो गया आपको, जैसे यहाँ पर SeO2 हो गया, आपको TeO2 हो गया, आपको है ना, SeO3 हो जाएगा, TeO3 हो जाएगा, POO2 हो जाएगा, POO3 हो जाएगा। तो ये बच्चों जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि O3 आर ऑक्सीडेंट वाइल अदर आर रिडक्टेंट, मतलब यहाँ पर बच्चों ये जो ऑक्साइड्स हैं ऑक्सीजन के वो क्या होंगे, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जिसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। जबकि बच्चों ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सब के सब क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसके कारण से जो क्या कहते हैं, रिडक्टेंट कहते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक, जितने भी बच्चों ऑक्साइड्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, आपको एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि इसके ऑक्साइड का स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बच्चों इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, उसके बाद सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, फिर टेलुरियम डाइऑक्साइड लेस एसिडिक होगा, पोलोनियम डाइऑक्साइड लेस एसिडिक होगा। वो इसका स्ट्रेंथ आपको इस तरह से कुछ हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसका शेप क्या होगा, बच्चों इसका जो शेप होता है वो एंगुलर होता है। कैसा शेप होता है, एंगुलर होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं तस्वीर बना के दिखा दिया आपको, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख रहे हो कि इसके बीच में क्या हो रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसके बीच में क्या होगा 120 डिग्री, इसके बीच में क्या होगा 120 डिग्री। तो ये बच्चों क्या होगा, कुल एंगुलर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑक्साइड्स बनाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के, उसका शेप क्या होगा, आपको एंगुलर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, कहा कि ऑक्साइड्स ऑफ टेलुरियम आर एम्फोट्रिक इन नेचर, कि ये जो ऑक्साइड होगा टेलुरियम का TeO2 होगा, ये क्या होगा बच्चों, एम्फोट्रिक होगा। क्यों एम्फोट्रिक होगा, क्योंकि वो मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों गुण आ गया, तो इसी कारण से बच्चों क्या हो जाएगा, उससे मेटल नॉन मेटल दोनों गुण के कारण से उसको क्या कहते हैं, हम एम्फोट्रिक नेचर के कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। आगे देखिए रिएक्शन विथ हेलोजन, कि जब बच्चों यह हेलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह बच्चों आपको EX2, EX4, EX6 टाइप के क्या करेंगे, हेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप के, EX2, EX4 और EX6 टाइप के हेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जहां बच्चों E क्या हो गया, तो E हो गया ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, और X बराबर क्या हो गया, फ्रूटिकल बरियात में। बहुत अच्छा है, ओ सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट फ्रूटिकल बरियार में। इसको याद कर लेना है और यहाँ पुट कर देना है कि जैसे मान लो यहाँ पे आप पुट कर दिए E के बराबर क्या, E बराबर क्या हो गया बच्चों, O हो गया, और यहाँ पर X बराबर OF ले लो तो क्या हो जाएगा, OF2 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, SF2 हो जाएगा, SCl2 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या करता है, वो आपको हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें कह रहा है कि फ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ बच्चों जैसे बनाएगा, ये OF2 बनाएगा, SF2 बनाएगा, SeF2 बनाएगा, या यहाँ से देखो आप SF4 बनाएगा। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं। ये फ्लोराइड क्या होंगे बच्चों, तो कह रहा है कि ये मोर स्टेबल होगा, जबकि आयोडाइड्स होगा वो लिस्ट स्टेबल होगा। उसका कारण भी पूछ देगा क्यों, तो आप बता सकते हो कि यह आकार में छोटा होते हैं, इसके कारण से ये मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, और जैसे बच्चों मजबूत बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना। जबकि आयोडाइड क्या होता है, सबसे बड़ा उसमें कहते हैं रेडियस होता है उसका, जिसके कारण से क्या होगा कि उसके साथ जो भी कोई बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, वो कमजोर बॉन्ड बनाएगा, और जैसे बच्चों कमजोर बॉन्ड बनाएगा तो टूट जाएगा ना। तो इसी कारण से क्या होते हैं, आयोडाइड्स आपको लीस्ट स्टेबल होते हैं और फ्लोराइड क्या होते हैं, आपको मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, गो टू गो। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी बच्चों क्या होगा, तो कहा कि स्टेबिलिटी बच्चों उसका इस तरह से हो जाएगा, फ्लोराइड
मोर स्टेबल, क्लोराइड लेस स्टेबल, ब्रोमाइड लेस स्टेबल और आयोडाइड लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम इस क्रम में सजा के रख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा है ये सब। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि EX2 के कंपाउंड, EX4 के कंपाउंड, EX6 के कंपाउंड। तो अब पहले बात करते हैं EX2 के बारे में हम। तो देखो क्या करा है, कह रहे कि एक्सेप्ट सेलेनियम, यहाँ पर देख रहे हो ये जो सेलेनियम है इसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या करते हैं, डाई हेलाइड का निर्माण करते हैं। डाई हेलाइड समझ रहे हो ना, जैसे देखो आप यहाँ पे क्या होगा, OF2 बना लेगा, SF2 बना लेगा, TeF2 बना लेगा, POF2 बना लेगा, लेकिन सेलेनियम SeF2 नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ बता दिया मैंने कि एक्सेप्ट सेलेनियम, सेलेनियम को छोड़ करके जितने भी और एलिमेंट इस ग्रुप के वो सब के सब डाई हेलाइड बनाएंगे। डाई हेलाइड मतलब कि दो गो हेलोजन होगा उसके साथ, OF2, SF2, OCl2, OSCl2, इस तरह से बच्चों हेलाइड बनाएंगे। These dihalides are found by sp3 hybridization, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपको। इसका शेप बच्चों क्या होगा, तो इसका भी शेप बच्चों क्या होगा, एंगुलर ही होगा। आप जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो HCl2 का मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो HCl2 में क्या देख रहे हो, ये एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 103 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये जितने भी ये EX2 टाइप के जो डाई हेलाइड्स बनाएंगे उसका शेप बच्चों क्या होगा, एंगुलर होगा। हाँ, उसका ये जो एंगल है वेरी कर सकता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, है ना, HCl2 का दिखाया हूँ, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको, 103 डिग्री दिख रहा है। तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आपका क्या है, EX4 है। अब EX4 का हम लोग देखते हैं। तो कहा कि एमोंगेस्ट टेट्रा हेलाइड, इसको टेट्रा हेलाइड पढ़ेंगे क्योंकि 4 गो हेलोजन है तो हो गया टेट्रा हेलाइड हो गया। तो एमोंगेस्ट टेट्रा हेलाइड टेट्रा फ्लोराइड आर द मोस्ट स्टेबल, वही बात ना आ गया कि फ्लोरीन है, छोटा साइज होता है और वो क्या होता है, मजबूत बॉन्ड बनाता है। इसके कारण से बच्चों क्या होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब बच्चों ये जो हेलाइड्स है इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो बच्चों इसका जो फिजिकल स्टेट होगा, जिसमें जो है ना सल्फर टेट्राफ्लोराइड है वो गैस के रूप में होगा, है ना, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड आपको लिक्विड रूप में होगा, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड क्या होगा, आपको सॉलिड रूप में होगा। तो इस तरह से बच्चों इसका फिजिकल स्टेट होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बच्चों इसमें जितने भी टेट्रा हेलाइड है वो sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए होते हैं। आप इसको याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि SF4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो आपको तुरंत बता देना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब निकालना आपने 11th में सीखा था। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना करके आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर कह रहा है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा हो जाएगा, डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि क्या SF4 का मैंने बना दिया, तो S यहाँ पर है और 4 गो फ्लोराइड है, चारों फ्लोराइड को हमने दिखा दिया, चारों जगह पर दिखा दिया। अब ये क्या होगा, सीसॉ। आप झूला झूले हुए ना इस तरह से, बच्चे बीच में मान लीजिए कोई पिलर दे के हमने लगा दिया है और इधर भी यहाँ पर आप बैठते हो, एक बच्चे यहाँ बैठते हो और इस तरह से क्या होता है, वो झूलते रहते हो। तो ये हो गया सीसॉ हो गया। तो ये सीसॉ शेप का हो जाता है। इज इट क्लियर, मूव फर्दर। अब बच्चों नेक्स्ट है EX4 है। अब EX4 का क्या है, देखो आप कह रहा है कि एमोंगेस्ट हेक्साहेलाइड्स, हेक्साहेलाइड में हेक्साफ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हेलाइड। बात एकदम होना ही है क्योंकि वो छोटा आकार होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, तो होना ही है ना। तो वही कहा कि हेक्साफ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हेलाइड। क्लियर, इसमें कह रहा है कि सल्फर हेक्सा हेलाइड इज कलरलेस। अब ये होते कैसे हैं, तो कह रहा है कि ये रंगहीन होता है, सुगंधहीन होता है एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है कमरे के तापमान पर। कमरे के तापमान पर इसमें कोई भी है ना विषाक्तीकरण नहीं होता है, यह नॉन टॉक्सिक होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सल्फर है, 4 कोना ले लिया, 4 कोना पे क्या आपको फ्लोरीन है और 2 ऊपर में दिखा दिया आपको। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा आपको, है ना, सल्फर हेक्सा
फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको। अब बच्चों इसमें एक बचा हुआ था मोनोहेलाइड, हमने बात तो थोड़ा सा किया था लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं किया था। मोनोहेलाइड देखो आप, तो कह रहा है कि मोनोहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म्स। इसको थोड़ा सा अच्छे समझना है कि डाइमेरिक फॉर्म क्या होता है। तो डाई मतलब बच्चों क्या होता है दो, और मर मतलब क्या होता है पार्ट, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो आप, जैसे SeF2 है। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे बच्चों हम, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा S, है ना, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखो, ये हो गया S, और एक हो गया इधर हो गया आपको F हो गया आपको, और एक हो गया आपको इधर F हो गया आपको, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये दो गो लोन पेयर हो जाएगा आपको, इसके पास भी दो लोन पेयर हो जाएगा आपको। तो बच्चों इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अगर मान लीजिए तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो क्या हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। तो जितने भी बच्चों मोनोहेलाइड्स है उसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसके कारण से बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइमेरिक फॉर्म्स कहते हैं या डाइमर कहते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट के बच्चों जो मोनोहेलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, डाइमेरिक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझोगे और इसको अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी बातें पूछे जाते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट के कौन से हेलाइड आपको डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं या डायमेरिक फॉर्म का निर्माण करते हैं, तो आपको बताना होगा कि मोनोहेलाइड करते हैं। कहेगा कुछ एग्जाम्पल दीजिए, आप तो S2F2 का दिखा सकते हो, S2Cl2 का दिखा सकते हो, S2Br2 का दिखा सकते हो आप। ये सब में क्या होगा, बस ऐसे ही होगा। अब जैसे Br2 का दिखाना है तो क्या करना है, यहाँ पे Br दे देना है, यहाँ पे Br देना है, और हो गया आपका काम तमाम। तो इस तरह से बच्चों क्या करते हैं, मोनोहेलाइड डायमेरिक फॉर्म का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बात अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत फिर भी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, बेहिचक कमेंट करो आप, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए आप, हम आपके साथ हैं। इसके अलावा बच्चों कह रहा है यहाँ पर इट शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस पे मैंने पिछले क्लास में बात किया था डिस्प्रोपोर्शनेशन के, कि यह क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे यहाँ पे बच्चों ने लिया हमने कि सेलेनियम डाइक्लोराइड ले लिया हमने। सेलेनियम डाइक्लोराइड में देखो सेलेनियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। और जैसे ये कंपाउंड बनाता है सेलेनियम टेट्राक्लोराइड बनाता है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन 4 हो गया, तो क्या हो गया, लोअर हो गया आपको। तो जैसे बच्चों ये हो गया तो ये क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पे बच्चों ये जो भी हेलाइड था या केमिकल प्रॉपर्टीज था, इस पे हमने चर्चा खत्म कर लिया है। अब बच्चों ग्रुप 16 एलिमेंट के जो फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, तो आप जानते ही होंगे कि ये एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये एनोमेलस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शोन होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एनोमोलस प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब ऑक्सीजन के कौन कौन से एनोमेलस प्रॉपर्टी है देखो। अब सबसे पहला जो ऑक्सीजन का एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गया बच्चों, वह हो गया कि ऑक्सीजन इज गैस व्हाइल ऑल अदर मेंबर ऑफ सॉलिड। मतलब ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट है वो सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम, इसमें ऑक्सीजन क्या आपको गैस के रूप में है, बाकी सब के सब क्या आपको सॉलिड रूप में है। इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों, तो वो बच्चों डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं, O2 के रूप में पाए जाते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, तो आपको पॉलीएटॉमिक के रूप में होते हैं। जैसे आपने देखा ही था सल्फर क्या था, S8 फॉर्मेट में पाए जाते हैं आपको। तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही बच्चों ऐसा है जो आपको डायएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और बाकी सब के सब मेंबर क्या होते हैं आपको, तो पॉलीएटॉमिक रूप में पाए जाते हैं। These all are anomalous property, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही दिखता है, बाकी सब में तो यूनिक है। ऑक्सीजन अलग दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, डायएटॉमिक है, बाकी सब पॉलीएटॉमिक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेलस प्रॉपर्टीज कहते हैं या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बताइए थोड़ा सा कि एनोमेलस प्रॉपर्टी का क्या कारण है, क्यों कुछ एलिमेंट एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यह बात आप कमेंट में नीचे करो आप। ठीक है, मैं चेक करता हूं कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट क्या रहा, ऑक्सीजन क्या है आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों है भाई, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एच बॉन्डिंग। और यहां पे मैंने बात बताया कि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका कारण क्या है, छोटा आकार, इसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से बच्चों क्या होता है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत आसानी से यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। और इसी कारण से बच्चों क्या होते हैं, यह लिक्विड अवस्था में होते हैं। जो भी एलिमेंट, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करेगा वह सब के सब क्या होगा, कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होगा। एकदम बातों को ध्यान से रख लीजिए। अब ये कौन कौन सा एलिमेंट बनाएगा उसको भी याद करने का सिंपल सा तरीका है। ये जो 3 ग्रुप पढ़ेंगे ना, 15, 16, 17, इसके पहले मेंबर, जैसे 15 में पढ़े थे क्या, नाना पापास विमान, तो नाना क्या हो गया, नाइट्रोजन। यह क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। यह भी कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। दूसरा मेंबर हो गया ग्रुप 16 एलिमेंट हो गया, ओ सुल्तान टेलीग्राम पोस्ट। इसमें जो ऑक्सीजन, यह भी छोटा आकार का होता है और यह भी बच्चों क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी कारण से यह भी क्या करता है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है और कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है। अगला हो गया बच्चों फ्लोरीन हो गया, ग्रुप 70 एलिमेंट के मेंबर हो गया। इसमें मेंबर को याद कैसे याद करेंगे आप, तो फ्रूटी कलर याद में, पहला फ्रूटी मतलब फ्लोरीन। अब बच्चों यह भी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके कारण से यह भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। यह भी कमरे के तापमान में क्या होगा, आपको लिक्विड अवस्था में होगा। तो ये बात आप हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वाई H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। इसका जवाब क्या दोगे आप, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि H2O में क्या है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। इसी कारण से क्या होता है, यह आपको लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं पर दूसरा हो गया H2S, सल्फर क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता ही नहीं है। इसी कारण से क्या होता है, कमरे के तापमान पर यह गैसियस अवस्था में होता है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको टैकल करोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात यहां पे वही बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O while no hydrogen bonding in present in H2S. That's why they are gaseous, they are liquid. Next देखो, ऑक्सीजन does not have d orbital. क्या कह रहा है, ऑक्सीजन does not have d orbital. ऑक्सीजन के पास अपना d orbital नहीं है। That's why it cannot expand its octet. यह अपना अष्टक बढ़ा भी नहीं सकता। Thus ऑक्सीजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। यह क्या करेगा, हमेशा -2 ही शो करेगा। और बाकी सबके पास क्या है, खाली डी ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेगा और वो क्या होगा, एडिशनल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी शो कर सकता है और +6 भी शो कर सकता है। तो यह चौथा एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गया। अब 2 और बचा हुआ है, वो क्या है, कहा कि द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट। कि ऑक्सीजन के द्वारा जो बच्चों कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। जैसे वाटर हो गया आयोनिक हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कोवेलेंट हो गया आपको। जबकि बच्चों सल्फर और अदर जो मेंबर है वो सब के सब क्या होते हैं, हमेशा कोवेलेंट ही बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। इसके कारण से क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। यह बात भी आप याद रखोगे। ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपको आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बनाते हैं, जबकि सल्फर और दूसरे जितने भी मेंबर हैं, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, वो सब क्या करते हैं, आपको कोवेलेंट को बनाते हैं। ये हो गया आपको। नेक्स्ट बच्चों हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल अदर एलिमेंट आर डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि दूसरे मेंबर क्या हो गया, आपको डायमैग्नेटिक होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन के कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गए। आप इसको याद रखोगे। अगर कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करोगे, या ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए, समझिए। इससे आगे हम लोग डाइऑक्सीजन पढ़ेंगे, हम लोग जो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।